बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरे और हारून साहब की तरफ से प्रोग्राम मुकाबिल तमाम देखने वालों को हम खुशामदीद कहते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जेल से नहीं डरते, मगर उन्हें जेल जाने नहीं दिया जाएगा। जावेद लतीफ़ साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके बाद ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सारी उम्मीदें नवाज शरीफ साहब से वाबस्ता क्यों है नून लीग की, उन मुकदमात का क्या होगा जो उन पर कायम है, क्या जमानतें हो जाएंगी और जमानतें क्या वाकई आसानी से हो जाएंगी, इसके ऊपर हारून साहब से बात करेंगे। दूसरी तरफ 14 अगस्त के जलसे में इमरान खान साहब की पूरे मुल्क में जो मकबूलियत है उसके तमाम रिकॉर्ड टूट गए हैं। मौजूदा हुकूमत की हिकमत अमली क्या होगी? क्या ये हिकमत अमली या तोड़ इसी तरह से निकाला जाएगा जिस किस्म की सरकारी तकरीब की गई 14 अगस्त के मौके पर? क्या तोड़ इसी तरह से निकलेंगे? यही चीज़ें हैं जो इमरान खान साहब की मकबूलियत को कम कर पाएंगी हुकूमती सतह पर, इसके ऊपर बात होगी। और इसके साथ साथ हमने भारत का देखा कि 2 माह के मुख्तसर मुद्दत में 6ठा तैयारा भारत से कराची एयरपोर्ट पर लैंड किया। आखिर इसकी वजह क्या है कि बार बार ये तैयारे पाकिस्तान में आ रहे हैं, लैंड कर रहे हैं और फिर परवाज़ भरते हैं? अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत को 1 साल मुकम्मल होने के बाद उनकी गिरफ्त के हवाले से भी हारून साहब का तज़किया लेंगे। हारून साहब, नवाज शरीफ साहब के बारे में ऐलानात हुई जा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जा रहे हैं, ऐसी क्या उम्मीदें हैं जो सिर्फ नवाज शरीफ साहब से वाबस्ता है नून लीग की और वही पूरी कर सकते हैं? इसलिए कि बाकी सब लोग नाकाम हो गए। मोहतरमा मरीम नवाज़ के जलसों में आखिर में हाज़िरी बराए नाम रह गई, इसलिए कि उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं था सिवाय इमरान खान पे नुक्ताचीनी के। पार्टी पे भी नहीं, पीटीआई की एज ए होल भी नहीं, सिर्फ एक शख्स पे नुक्ताचीनी लोग कब तक सुन सकते थे? फिर उनका सियासी तजुर्बा नहीं है, फिर बहुत मोनाटनस था, बहुत यकसानियत थी उनमें, कुछ तनव्वुर होना चाहिए। खातून हैं, उनकी लिमिटेशंस हैं, वो ज़्यादा मज़ा भी नहीं पैदा कर सकती। और फिर ये उनके मुशीर जो हैं वो बहुत नाक़स साबित हुए। सारा जोर तानाज़नी पे दिया, इल्ज़ामात पे दिया, ऐसे इल्ज़ामात जिन्हें लोगों ने बावर नहीं किया या कम अज़ कम मुबालगा आमेज़ थे। मतलब उन्होंने करप्ट साबित करने की कोशिश करना। शहबाज शरीफ साहब बतौर एडमिनिस्ट्रेटर के बिल्कुल लोगों का तासुर यह है कि मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए। महंगाई बढ़ी और खौफनाक तरीके से बढ़ी, इतनी जितनी 3.5 साल पौने 4 साल में बढ़ी थी इतनी 3-4 महीने में बढ़ गई। और उनकी रिट नज़र नहीं आई कहीं भी, सैलाब में वो नज़र नहीं आए। डॉलर गिरता रहा, उसमें बहुत ताख़ीर उन्होंने कर दी इक़दाम करने में। और मुज़ाकरात में अगर उन्होंने मुतालबात तस्लीम करने थे IMF के तो मान लेते, रद्द-ए-अमल तो होना ही था, उसको लटकाते क्यों रहे? बिल्कुल उनके वज़ीर ख़जाना जो हैं वो कोई तजर्बाकार नहीं थे, अच्छे वज़ीर ख़जाना का इंतख़ाब उन्होंने नहीं किया। अगर शायद खाकान अब्बासी जैसा कोई आदमी होता, एहसन इकबाल भी होते तो इससे बेहतर साबित होते, बात भी कर सकते थे, बहुत ज़्यादा फोकस ही नहीं कर सकते। अब ऐसी हौलनाक नाकामी हुई, फिर वो मजलूमियत का तासुर उजागर हो गया बहुत, और इमरान खान डट के खड़े रहे और उन्होंने झुकने से इनकार कर दिया और नरमी दिखाने से इनकार कर दिया। बहुत कॉन्फिडेंट नज़र आए, बहुत पुरएतमाद नज़र आए। फिर ये है कि एक बड़ी मिडिल क्लास पैदा हो गई है, ऐसी मिडिल क्लास पहले नहीं थी। फिर यह है कि ऐसे लोग आ गए सियासत में, मुतहर्रक हो गए जो पहले नहीं होते थे। आम लोग तो हैं ही, बिल्कुल बूढ़े हैं, बच्चे हैं, खातीन हैं, दूर दराज से लोग आते हैं, लागर और बीमार लोग हैं, अपाहज हैं लोग, यानी व्हील चेयर पे आते हैं, बाइसिकल्स पे आते हैं दूर दूर से सफ़र करके, वो तो हैं। लेकिन मिडिल क्लास फाल तबकात का रोल बिटवीन द इलेक्शंस बड़ा अहम होता है। वकील टूट पड़े, यानी उनकी अंजुमनें तो थी, उन्हें तो कल्टिवेट किया था नून लीग ने, और बड़े उनके गहरे असरात थे, उनके मफादात भी हैं, लेकिन आम वकील उनके साथ चले गए, तालिब इल्म साथ चले गए, सबसे बढ़कर खातीन बहुत भारी तादाद उनके साथ चली गई। और ख़ातीन जब चली जाती हैं, देखिए घरों में ख़ातीन का असर ज़्यादा होता है, ऑब्वियसली वो ज़्यादा वक्त गुजारती हैं घर में, बच्चों पे असरअंदाज होती हैं, और जगह जगह छोटे बच्चे जो हैं, यानी वो सारी अलामतें नमूदार हो गई, जिसमें एक आदमी के लीडर बनने का नहीं सिर्फ, बल्कि हीरो बनने का अमल शुरू हो जाता है। वो सिर्फ लीडर नहीं रहे, एक हीरो बन गए। फिर कौमी आज़ादी का नारा उन्होंने दिया, और ये ऐसी चीज़ है जो हैरत अंगेज़ बहुत गैर मामूली तहर्रुक पैदा कर देती है। लोग ख्वाब देखने लगते हैं, उनकी उम्मीदें जाग उठती हैं। पिसे हुए लोग हैं सदियों से, सिर्फ ये नहीं, पाकिस्तान की 75 साल तारीख़ में पिसे हुए लोग हैं सदियों से, जागीरदारी के मारे हुए हैं, और अहले ज़र के मारे हुए हैं, मलूकियत के मारे हुए हैं, गैर मुल्की इस्तिबदाद के मारे हुए हैं।
तो इसमें जो उम्मीद इस तरह यानी जागी बेपनाह, एक तरफ इतनी उम्मीदें, दूसरी तरफ इतनी मायूसी। अब ये है कि ये आखिरी पत्ता है नवाज शरीफ साहब। ठीक, वो चूँकि बहरहाल पार्टी में जो शहबाज शरीफ से ज़्यादा पॉपुलर हैं और ये बिल्कुल बुरी तरह नाकाम भी हो गए, तो जाहिर है अब वो वाहिद उम्मीद हैं। लेकिन ये है कि वो मेरी समझ में नहीं आता वो आगे क्या करेंगे। वो इन्हीं इल्ज़ामात को दोहराएंगे। जावेद लतीफ़ जो कुछ कहते हैं वो खुद नहीं कहते, मैं नहीं बोलती, मेरा यार बोलता। अपना तलाल चौधरी जो कुछ कहते हैं उन्हें कहा जाता है तो कहते हैं ना, वो तो बिल्कुल खामोश हो गए थे। आबद शेर अली बरूकार आ गया, आप जरा अंदाज़ा लगाइए। और वही ज़ुबान है और वही लबो लहजा है जो पसंदीदा बहरहाल नहीं है, कोई फसाद भी नहीं है, ज़ुबान और बयान पे कुदरत भी नहीं है। और ख्वाजा साद रफ़ीक को मुतहर्रिक किया गया, लेकिन ख्वाजा साद रफ़ीक की तो एक आखिरी हद है, वो तो तलाल चौधरी तो बनने से रहे वो, और आबद शेर अली तो नहीं वो बन सकते, तो ना वो अताउल्लाह तारड़ बन सकते हैं। तो इनकी तो कोई हुदूद नहीं है, मगर उसका रिएक्शन शुरू हो जाता है फिर। ठीक, फिर इतनी जब जलगार की तो पीटीआई का वर्कर मुतहर्रिक हो गया, खुद को खतरे में पाकर वो मुतहर्रिक हो गया। अब मेरी समझ में नहीं आता नवाज शरीफ साहब क्या करेंगे, यही इल्ज़ामात दोहराएंगे, यही करेंगे। शुरू में कुछ जलसे उनके बड़े हो सकते हैं, अगर जमानत हो गई, अगर जेल न जाना पड़ा, अगर जेल गए और जमानत में ताख़ीर हुई, ताख़ीर तो मेरा ख्याल है होगी कम अज़ कम, ये भी हो सकता है कि ज़मानत सिरे से ना हो। अच्छा, लेकिन वो आ ही नहीं रहे, वो कह रहे हैं पहले ज़मानत की यकीन दहानी करें। यकीन दहानी कौन कराए? यकीन दहानी अदालत का मामला है, अदालत पहले से कैसे कह सकती है कि हम ले लेंगे जी ज़मानत? कोई SHO है, थानेदार है, कोई तारक रोड का कराची का या गुलबर्ग लाहौर का या राजा बाज़ार पिंडी का कोई अपना कंटोनमेंट पेशावर का कोई SHO है जो कहे जी हाँ जी हाँ ले जरा परवाह ना करो जी, कोई मसला ही नहीं है। अदालत है, अदालत, सुप्रीम कोर्ट को फैसला करना है। तो ये बहुत मुश्किल है, यानी सूरत हाल ऐसी हो गई है कि इसमें पसे पर्दा मुज़ाकरात ही से कोई समझौता हो तो हो। अच्छा, और वो उसके लिए ज़ाहिर है इमरान खान के भी मुतालबात मानने होंगे। अगर इनकी कोई बात मानी जाएगी, ये उसकी तो कोई बात नहीं मान रहे। इलेक्शन जुलाई में ऐलान होने वाला था और उस वक्त फिर बड़े यही अपना जावेद लतीफ़ साहब और तलाल चौधरी और ख्वाजा साद रफ़ीक जो हैं वो जनाब बरहम होकर निकले और उन्होंने कहा हम वही बयानिया इख्तियार कर लेंगे, वही करेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ज़मीन तहोबाला कर देंगे, आसमान खींच के नीचे ले आएंगे, पहाड़ उड़ा देंगे, समंदर खुश्क कर देंगे, दरिया उल्टे चला देंगे। ओ भाई, इस तरह थोड़ी होता है। वो अगर आप ये सब कुछ करेंगे, तूफ़ान उठाएंगे, वो आपसे बड़ा तूफ़ान उठा सकता है। कोई बातचीत करनी होगी, कोई रास्ता निकालना होगा, और रास्ता यही है कि इलेक्शन हो, उससे पहले फ़िज़ा को ठंडा किया जाए, कुछ माहौल में तल्ख़ी कम की जाए। लेकिन अभी तो ये है कि दोनों अपने हुनर आजमा रहे हैं। तो तीर आजमा हम जिगर आजमाएं, इधर आ सितमगर हुनर आजमाएं। अभी तो ये है, अभी तो दोनों तरफ से इनसिक्योरिटी भी है और खौफ है और उम्मीदें भी हैं। और ये इनका मसला ये भी है, इनके मुकदमात हैं, बहुत खौफनाक मुकदमात हैं। 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग तो मैं आपसे बार बार कहता हूँ इस्टेब्लिश है। हमजा साहब वहाँ जाके क्यों बैठ गए हैं? शहबाज शरीफ साहब की यादाश्त क्यों मुतासर हो गई? ऐसी यादाश्त तो उनकी कभी ख़राब थी ही नहीं। बात करते करते भूल जाते हैं, कहना कुछ चाहते हैं, कहते कुछ हैं। तकरीरें ढंग से लिखी नहीं जा रही हैं। तकरीबात देखें आप, कैसी तकरीब हुई, उल्टा रद्द-ए-अमल हो गया। एक तरफ कौमी मफाहमत की पेशकश कर रहे हैं, वो कहते हैं मीसाक मईशत, और दूसरी तरफ उसी सांस में इमरान खान पे ऐसे संगीन इल्ज़ामात लगाया, मुल्क तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, कुछ छोड़ा ही नहीं। भाई आपसे ज़्यादा पैसे छोड़ के गए थे, कोरोना में आपसे कारकर्दगी बेहतर थी। अब भी जहाँ उनकी सूबाई हुकूमत है, उनकी कारकर्दगी तो बेहतर है। आपकी तो हुकूमत सिंध में है, उससे तो कोई मुआवजा नहीं हो सकता। तो नवाज शरीफ साहब इनकी आखिरी उम्मीद है, आखिरी। और अगर वो उम्मीद ख़त्म हो गई तो उसके बाद अल्लाह जाने ये क्या करेंगे। सही है, उम्मीद आखिरी है। मगर हारून साहब, बार बार जितने भी लीडरान हैं इसके नून लीग के, वो सितंबर के महीने का बता रहे हैं कि जी सितंबर में आएंगे। मरियम साहबा ने कहा, जावेद लतीफ़ ने कहा, अब्बासी साहब ने कहा, अयाज सादिक साहब ने कहा। सितंबर का महीना ही क्यों? बुलाना है तो पहले बुला लेना, अब इस महीने बुला लें। नहीं, उसके लिए फिजा बनाएंगे ना।
उसके लिए माहौल बनाएंगे, इल्ज़ामात की यलगार करेंगे, पोजीशन ख़राब करने की कोशिश करेंगे। देखिए, एक तो तरीका ये था एक बड़ा जलसा कर लें उसी तरह, वो हो नहीं सकता, वो तजर्बा नाकाम हो गया। अब सारा इन्हिसार इस पे है कि इस्टेब्लिशमेंट कितना मदद करती है, अदालत कितनी मदद करती है। तो उसके लिए माहौल बना रहे हैं, दबाव बढ़ा रहे हैं और हर हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं। मसलन ये तरह तरह की खबरें फैला रहे हैं, ये कि वो सदर आरफ अलवी अगर ताज़ियत करने के लिए जाते तो उनको कोई वेलकम न करता, मतलब उन पर आवाज़ें कसे जाते, उनका मजाक उड़ाया जाता। क्यों उनका क्यों मजाक उड़ाया जाता? फिर एक उम्मीद इस बात, वो उनके वारसों ने तरदीद कर दी, उन्होंने कहा हमें क्या, कोई भी ताज़ियत के लिए हम वेलकम करेंगे। वो कुछ ऐसे लोग थोड़ी हैं, वो कोई पॉलिटिकल पार्टियों में थोड़ी हैं, और अगर हों भी तो ताज़ियत के लिए कौन किसी को यानी मना करता है या ताज़ियत करने वाले पे कोई आवाज़ें कसता है? इस मुल्क का ये माहौल कभी रहा है, न कभी है, न कभी इंशाअल्लाह होगा। तो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं और एक महूम उम्मीद है, डूबते को तिनके का सहारा है। और मेरा तो ये भी ख्याल है कि भाग भी सकते हैं इलेक्शन पे, लेकिन इस पे आगे बात करते हैं। सही है, वो जब तक माहौल नहीं बनेगा, नवाज शरीफ साहब को जमानत नहीं मिलेगी, उनको पूरी मुकम्मल यकीनदानी नहीं कराएगी। मुकम्मल यकीनदानी कौन कराए? अदालत किसी की जेब में पड़ी हुई है। अदालत के लिए तो ऑप्शन ही नहीं। एक तो ये है ना कि जज कुछ बहुत अच्छे हैं, जिन्होंने डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी कौमी असम्बली में, तो कासिम सूरी ने उन्होंने बिल्कुल मतलब उसको मुस्तरद कर दिया, और दूसरी तरफ वो उन्होंने हमजा को पूरा वक्त दिया कि वो अपनी अक्सरियत साबित कर दे। वो नहीं कर सका तो उसके बाद फैसला किया। हर एक को उन्होंने मोहलत दी है, एतदाल के रास्ते पे चल रहे हैं, एहतियात के साथ चल रहे हैं, तो किसी की जेब में पड़े हुए थोड़ी हैं। फिर दोनों तरफ से दबाव है, दबाव ना भी हो तो ऊपर जज ज़्यादातर ऐसे हैं कि जो कोई दबाव कबूल करने वाले नहीं। उन्हें एक जस्टिस क्यूम की ज़रूरत थी, वो मुहैया हुआ नहीं है कि बड़े भाईजान ने कहा था, बहर तो गाली मुक गई, बड़े भाईजान ने कहा था गाली मुक गई। अब ऐसा तो कोई बंदोबस्त है नहीं। अब देखें ना, जस्टिस खोसा से जो दौर शुरू हुआ है अदालतों का, वो एक मुख्तलिफ दौर है। उसमें इस तरह नहीं होता कि ना इस तरह होता है कि हुदैबिया पेपर मिल में जनाब टाइम बार हो गया, ना ये होता है कि भाई खड़े खड़े जमानत मिल गई, छुट्टी के दिन जमानत मिल गई हमजा साहब को, इतवार की शाम को कबल अज गिरफ्तारी जमानतें मिल गई, वो अपना फर्ज जुर्मी आयद नहीं हो रही। वो सूरत हाल नहीं है। ये अदालत अपने आप को बेहतर बना रही है और इमरान खान के हक में नहीं है अदालत। अदालत जो है वो सूरत हाल ऐसी हो गई है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। रुझान जजों का पहले ही ऐसा था। जज तो आबरूमंद तभी होते हैं अगर इंसाफ करें, और उन्हें तभी अवामी तायद हासिल हो सकती है और तभी वो अपना मुतमईन ज़मीर के साथ सो सकते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल है नून लीग की उम्मीदें पूरी हों, बहुत मुश्किल पड़ेगी, बहुत ही मुश्किल है। देखिए, डॉलर की प्राइस कदर कम हो रही है, रुपए की कदर बढ़ रही है, पेट्रोल की कीमत गिर रही है, स्टॉक एक्सचेंज बेहतर हो रहा है। इसकी बजाय वो कारकर्दगी पे क्यों नहीं तवज्जो देते, सैलाब जदगान पे क्यों नहीं तवज्जो देते? 75 करोड़ रुपए की एक तकरीब कर दी, ये 75 करोड़ रुपए की तकरीब थी, ये कोई मानेगा? और उसमें वो क्या बाजारी किस्म के लिबास और बाजारी किस्म के वो धुने, वो पंजाबी का एक घटिया सा गाना है बाजरेदा सिट्टा। ये क्या बात हुई? एक लग बेमानी बेसरोपा गाना जैसे पंजाबी फिल्में होती हैं अक्सर, और वो अपना सैकड़ों आदमी इन्वॉल्व कर लिए। वो पहले वो उसको बुला लिया था अपना, वो एक तरह की हमाकत की थी लिबर्टी में। वो एक बेचारा छोटे छोटे फंक्शनों में परफॉर्म करने वाला आदमी, निचले तबके में, जो बेज़ौक तबके में, चीपेस्ट टेस्ट इन द टाउन जिसे कहते हैं, उसमें पर उसको बुला लिया, उसका रद्द-ए-अमल हुआ। अब ये किया कि पैसे झोंक दो और सैकड़ों आदमी बुला लो, और मतलब ये है कि दुनिया भर का पैसा खर्च कर डालो। ये ना हालात में उस सैलाब जदगान के लिए रखते नहीं ये पैसा। अब उस पर जस्टिस तकी उस्मानी जो एक गैर सियासी आदमी है, उन्होंने कहा है कि ये मतलब इस तरह का फोश लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया उन्होंने, लेकिन यही है उसका मफहूम, यही है। और ये कहा कि इससे बरकत होगी आपको। और मैं इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन नहीं पढ़ना चाहता था, मगर पढ़ना पड़ा सही। और बहुत सदमे का इजहार किया है। बिलअमूम उलमा का रद्द-ए-अमल यही है, आम लोगों का भी रद्द-ए-अमल यही है कि आप किस चीज़ का जश्न मना रहे हैं, यौम आज़ादी का जश्न। देखिए ना, उन्होंने किया, उन्होंने भी यौम आज़ादी मनाया ना PTI ने,
और कोई ऐसा दाना तो नहीं है पीटीआई वाले, लेकिन सादा सी कॉमन सेंस की बात थी। दुआ मांगी गई, कौमी तराना पढ़ा गया, अपना कौमी नगमे सुनाए गए। यही ये करते, कौमी नगमे सुनाते, ये नया तराना भी करते, मगर इस तरह का जो लगव किस्म का रक्स, मैं कोई सख्त लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता, और भी कोई सोशल मीडिया पे चल रही हैं इस तरह की चीज़ें। तो ये इनको इस सैलाब में, इस तूफ़ान में खुदा की मखलूक मर रही है, भूख से भी मर रही है, और सैलाब में लोगों के घर बह गए, सैकड़ों आदमी दुनिया से चले गए, दरख्तों की शाखों पे लटके रहे, माएँ बच्चों को ढूंढती रहीं। इसमें नहीं इस तरह की, देखिए ये एक सरखुशी की कैफियत होती है तब जब लॉ एंड ऑर्डर जनरली ठीक हो, मुल्क में कोई मुसीबत ना आई हो। दोहरी मुसीबत आई हुई है, महंगाई की, बेरोजगारी की तो आई, ये सैलाब की है। उनके साथ इज़हार यकजहती करना चाहिए था। वहीं ऐलान करते वहाँ उनके लिए कोई यही 75 करोड़ रुपए जो हैं ये 200-300 ख़ानदानों के लिए काफ़ी थे। थोड़े से और पैसे डालते तो जितने लोग मुतासर हुए हैं, ख़ानदान जिनके घर बह गए हैं, उन सबको कुछ ना कुछ पैसे दिए जा सकते थे। तो ये बुखलाए हुए हैं, इनकी समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। अफवाहें फैलाते हैं, सख्त बयानात देते हैं, इल्ज़ाम तराशी करते हैं। ओ भाई अपोजिशन क्या करती है, हुकूमत नहीं क्या करती इस तरह की चीज़ें। सही है। हो सकता है अरुण साहब मौजूदा हुकूमत की हिकमत अमली यही हो कि इमरान खान साहब की मकबूलियत का तोड़ ऐसे ही निकाला जाए, इस किस्म के तकरीबात का इनाकात किया जाए, इस किस्म का फहाश किस्म का रक्स दिखाया जाए और लोगों को बताया जाए कि 14 अगस्त ये है। तकरीब उसका फायदा तो नहीं हुआ ना, उसका तो उल्टा नुकसान हुआ। माशरा, एक तो सिचुएशन है, हमेशा आपसे अर्ज करता हूँ सिचुएशन अहम होती है। दूसरा, माशरा बदल गया है, लोग सस्ते हरबे कारगर ही नहीं हो सकते। टारगेट यही है, ये आप ठीक समझे, टारगेट यही है, किसी भी तरह इमरान खान को खेल में से निकाल दिया जाए, किसी भी तरह। ठीक, वो उसके लिए कहानी घड़ी गई फॉरेन फंडिंग की। अरे भाई फॉरेन फंडिंग कहीं है ही नहीं, ना अदालत के फैसले में, ना मबाहिसे में, ना इलेक्शन कमीशन के इल्जामात में, कहीं फॉरेन फंडिंग नहीं है। ममनुआ फंडिंग है। ममनुआ भी क्या है कि भाई एहतियात नहीं बरती, तो एहतियात नहीं बरती तो उन्हें सजा होगी, जुर्माना होगा, पैसे जब्त कर लिए जाएंगे। उस पर उन्हें गैर फॉरेन फंडिंग तो ये होती है कोई गैर मुल्की कुव्वत, कोई दुश्मन मुल्क अपने मफादात के लिए किसी को, देखिए डोनाल्ड ट्रंप को इनडायरेक्टली रूसियों ने सपोर्ट दी। किसी ने ये तो नहीं कहा कि डोनाल्ड ट्रंप से क्या गैर मुल्की एजेंट हैं, उसके लिए लफ्ज़ गद्दार इस्तेमाल कर रहे हैं इमरान खान के लिए। कोशिश ये थी पहले कि उसे फौज से लड़ा दिया जाए, अब 3 बातों पे कोशिश हो रही, फौज से लड़ा दिया जाए, ये पूरी कोशिश हो रही है। पहली बात ये, इमरान खान फौज से नहीं लड़ेगा, लड़ने के लिए 2 फरीकों की ज़रूरत होती है, न फौज लड़ेगी इमरान खान से, न इमरान खान लड़ेगा। इनकी कोशिश ये ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी जाए, बदमनी पैदा कर दी जाए, अफरा तफरी इतनी हो जाए, इतनी गर्द उड़ा दी जाए कि कोई मिनी मार्शल्ला के एमरजेंसी नाफज हो जाए, कोई मिनी मार्शल्ला किस्म की चीज़ हो जाए। ठीक, ये पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं, इन्हें पता नहीं है कौन सी फौज है। इस फौज ने कभी अपने लोगों पर गोली नहीं चलाई, कभी, नेवर। 54 के मिनी मार्शल्ला में, लाहौर में जो मार्शल्ला लगा था कादियानी तहरीक में, उसमें नहीं चलाई थी। मतलब ये जावलक वाला जो मार्शल्ला था उसमें 2 ब्रिगेडियर्स ने इस्तीफा दे दिया था। ये कौमी फौज है, कौमी, इसमें कोई लिसानी तफरीक नहीं है, इसमें बाई एंड लार्ज कतन कोई सियासी तफरीक नहीं है, इसमें इलाकाई तफरीक नहीं है। इसमें जो ट्रेनिंग होती है, अगर इन लोगों को मालूम हो कि काकूल में क्या पढ़ाया जाता है तो इन्हें अंदाजा हो, फलसफा शहादत पढ़ाया जाता है, कौमी यकजहती का सबक पढ़ाया जाता है। इस मुल्क को आइन ने नहीं जोड़ रखा, आइन की तो हम पासदारी करते ही नहीं, कोई भी नहीं हम में से करता, इसको फौज ने जोड़ रखा है। इस फौज ने जंग लड़ी है टेररिज्म के खिलाफ, ये फरीक कैसे बन सकती है? ठीक है, बाज़ औक़ात सियासत में दखल देती है, बाज़ औक़ात नारवा भी दखल देती है, ब्लंडर भी किए, इस हद तक थोड़ी फौज जा सकती है। अब यह है कि अदालत से लड़ा दिया जाए, अदालत पे दबाव भी डाल रहे हैं और प्रोपेगेंडे का हरबा भी इस्तेमाल कर रहे हैं और बार एसोसिएशनों को भी इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर ये नहीं होगा। एक और है माज, वो है मीडिया का। मैंने तो आपको बहुत पहले बता दिया था कि मीडिया के खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई होगी, क्योंकि इनकी थिंकिंग से हम वाकिफ हैं, कुछ न कुछ खबरें भी मिलती रहती हैं। एक और चैनल पे पाबंदी की तजवीज़ है, हर वो चैनल जो ज़्यादा कवरेज दे, भाई ज़्यादा कवरेज तो देंगे,
82 लाख आदमियों ने उसकी तकरीर सुनी है इमरान खान की यूट्यूब पे, 24 चैनलों के जो यूट्यूब चैनल है उन पे, और 1,30,000 की सुनी है नवाज शरीफ साहब की। तो उनको इश्तहार नहीं चाहिए, उनको पॉपुलैरिटी नहीं चाहिए, व्यूअरशिप नहीं चाहिए, उनको ज़्यादा नाजरीन नहीं चाहिए, तो वो क्या करेंगे? एक और बंद कर दें, फिर एक और बंद करना पड़ेगा। ओ भाई, ये तो जनरल मुशर्रफ नहीं कर सका था जो अपनी पीक पे था। जनरल मुशर्रफ उसके ज़माने में शरह तरक्की 7% पे पहुंची हुई थी, गुर्बत कम हो रही थी, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बेहतर थी अब के मुकाबले में, और वो नहीं कर सका, और उसने कई चैनल बंद करके देख लिए। और मुकाबले में कौन थे? जस्टिस इफ्तिखार चौधरी। जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को हीरो थे। जस्टिस इफ्तिखार चौधरी का तासुर तो अच्छा नहीं था, लेकिन जब उस पर हाथ डाला गया उन पर, तो नतीजा क्या निकला? मुल्क जाम हो गया, तमाम अदालतें मुल्क की बंद हो गई, साल भर बंद रही, वकीलों ने काम ही नहीं किया, कौम उनके पीछे आके खड़ी होगी, सारी सियासी पार्टी को। असफंद यार वली कहते थे मेरा मसला ही नहीं है, मौलाना फजलुर रहमान कहते थे मेरा मसला नहीं, लेकिन आदमी भेजने पड़ते थे शाराए दस्तूर पे। तो इस वक्त कैसे हो सकता है? फिर ये है, एक बड़ा अहम नुक्ता है, आप इमरान खान के खिलाफ, पीटीआई के खिलाफ कार्रवाई करें, उसे बंद कर दें। इमरान खान एक आदमी है, एक पार्टी है, उसे बंद कर दें। जो खौफनाक सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा होगा तो मईशत कैसे सर्वाइव करेगी? दुरुस्त। यही तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं हो रही? मकामी सरमायाकारी क्यों नहीं हो रही? सनतें क्यों फ़रोग नहीं पा रही? कारोबार क्यों नहीं चल रहे? तिजारत क्यों नहीं बढ़ रही? बरामदात क्यों नहीं बढ़ रही? इसलिए कि बदअमनी है, बेयकीनी है। आप इतनी बदअमनी और बेयकीनी पैदा कर देंगे तो डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, खुदा न खास्ता। और डिफ़ॉल्ट होगा तो वो सऊदी जो $3 बिलियन वो जमा करा रहे हैं, उसमें लिखा हुआ है मुआहदे में कि डिफ़ॉल्ट होगा तो हम विड्रा कर लेंगे पैसे। फिर क्या करेंगे? कीमतें 4 गुना बढ़ जाएंगी, लोग भूख से मरने लगेंगे, श्रीलंका बन जाएगा, खुदा न खास्ता। इंशाल्लाह बनेगा नहीं। मेरा ख्याल है कि होशमंदी गालिब आएगी। तो ये ऐसे ख्वाब देख रहे हैं। जब आप कमज़ोर हैं तो इंतज़ार करें। जमहूरियत किस चीज़ का नाम है? आप अनपॉपुलर हो गए, चलिए फ़र्ज़ कीजिए आपकी कोई गलती भी नहीं है, अनपॉपुलर हो गए। इमरान खान बड़ा टैक्टफुल निकला, कभी इतना टैक्टफुल हमने देखा तो नहीं उसको। ये देखिए, हालात का एक बहाव होता है, जिस तरफ हालात को जाना होता है आप उसे रोक तो नहीं सकते। कोई 10,000 आदमी दरिया के दरमियान खड़े हो जाएं तो दरिया को रोक लेंगे? खुद बह जाएंगे। वो तो उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ता है बाज़ का तहम्मुल के साथ। तो ये करने के लिए तैयार नहीं है, खौफजदा हैं, केसेस हैं। भाई क्यों आपने करप्शन की थी? क्यों जाली खाते क्यों खोले थे जरदारी साहब ने? मनी लॉन्ड्रिंग क्यों की थी? चलिए थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। ये इनके शुगर मिलों में बाहर से लोग क्यों आके बैठे हुए थे? इंडिया के मामले में इतना नर्म रवैया क्यों इख्तियार कर लिया था? अब आप नवाज शरीफ साहब आएंगे, लोग पूछेंगे नवाज शरीफ साहब, मियाँ साहब, इंडियन मीडिया आपकी इतनी तारीफ क्यों करता है? कोई ना कोई पूछेगा ना, अखबार नवीस। डेफिनेटली। एक क्या कई पूछेंगे, अरे इमरान खान की क्यों मुखालफत करता है इंडियन मीडिया? हाँ, तो ये अपना आसान नहीं है, इनको जरा अपनी हिकमत अमली बदलना होगी। ये शॉर्ट टर्म में सोच रहे हैं। चलिए मैं इनकी हिकमत अमली पे और इमरान खान साहब के ऊपर मजीद भी बात करती हूँ। सब एक ब्रेक की तरह, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके सियासी गुफ्तगू को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। हारून साहब, आप इससे पहले नामकबूलियत के हवाले से बात कर रहे थे मौजूदा हुकूमत की। चलिए फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हुकूमत इत्तेहाद को ये अंदेशा कि वो हार जाएंगे, क्या ये मुमकिन है कि वो इलेक्शन को मुलतवी कर दें? इसका बहुत अंदेशा है। ये मुमकिन है कि दुश्मन कोई मुल्क इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करे। इसका अंदेशा है किसी जगह फसाद खड़ा किया जाए। वो मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं ज़मीन गर्म कर देंगे, और यहाँ तक उन्होंने कहा कि जो तालिबान ने सलूक अपने मुखालफिन के साथ किया वो करेंगे, और कराची में गड़बड़ की जा सकती है। बदकिस्मती से हालात तो मुल्क के ऐसे ही हैं, बहुत फॉल्ट लाइन्स हैं, किसी भी जगह कोई हंगामा हो सकता है, तकरीबकारों को इस्तेमाल किया जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए कि शिकस्त तो बहरहाल यकीनी नज़र आ रही। 82 लाख कहाँ और 1,30,000 कहाँ? ये ठीक है कि अगर किसी दूसरे दिन वो तकरीर करते तो ये तादाद ज़्यादा हो जाती, मगर कितनी ज़्यादा हो जाती? 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 10 गुना, 20 गुना भी हो जाती तो भी अपना को 25 लाख होती ना, 25-27 लाख होती। और
इमरान खान जो है वो अगर तैयारी करके करते 1 करोड़ 20-30 लाख भी हो सकता था, तो कोई कंपैरिजन तो रहा नहीं है। लोग जिद में आ गए, तो इसलिए इलेक्शन मुलतवी करने की कोशिश तो हो सकती है, लेकिन एक अक्सरियत चूंकि से कबूल नहीं करेगी और ऑप्शन कोई नहीं है और उससे बदअमनी और बेयकीनी और बढ़ जाएगी, लिहाजा इलेक्शन तो कराने होंगे, कोई चारा नहीं है इलेक्शन के सिवा, वरना कौन सी जमहूरियत। फिर तो ये बिल्कुल ही मुंह छुपाते फिरेंगे। उससे तो मुमकिन है कि कोई हरबा इस्तेमाल करके बच निकले, लेकिन फिर 4-6 महीने के बाद होंगे तो फिर क्या होगा, 8 महीने के बाद होंगे, साल बाद होंगे तो क्या होगा, लोग तो और जिद पकड़ जाएंगे, फिर तो हौलनाक शिकस्त होगी। फिर तो वो 1990 वाला मामला हो सकता है जब पीपल्स पार्टी को 18 सीटें मिली थी, फिर क्या करेंगे, फिर तो एलिमिनेट होने का खतरा पैदा हो जाएगा। और ये कोई अच्छी बात नहीं है। अपोजिशन होनी चाहिए, ताकतवर अपोजिशन होनी चाहिए, जो भी जीते उसके मुकाबले में ऐसी अपोजिशन तो होनी चाहिए जो उसे चेक कर सके। सही, ठीक है। अब इमरान खान ये कोशिश कर रहे हैं ना, मीडिया को भी कंट्रोल कर लें, अदालतों को भी कंट्रोल कर लें किसी तरह। असल में ये ज़हनी तौर पे 80 और 90 के अशरे से बाहर निकल ही नहीं सके। ये मुझे एक बहुत मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि वो ज़ाती गुफ्तगू थी। 2 इनके आदमियों ने मुझे कहा, 2 इंतहाई मुमताज़ नून लीग के लीडरों ने कहा कि हमारे लीडर बाहर रहे, और वो ये हमने देखा है, बारहा देखा है ज़िंदगी में, लोग मुल्क से बाहर चले जाते हैं, फिर वो हम आहंग नहीं कर सकते। कहीं हमें ये नए उहदे ही नहीं समझ आते, ये नया सिस्टम ही डिस्ट्रिक्ट पे समझ नहीं आता, महकमा माल का सिस्टम ही समझ में नहीं आता, जहनी तौर पर ग्रो ही नहीं कर सके, उससे हमंग नहीं कर सके, इसकी सलाहियत ही नहीं है। सही है, ठीक है। अब हारून साहब, ये कहा जा रहा है कि नामकबूलियत का तोड़ ये है कि नवाज शरीफ साहब को लाया जाए क्योंकि वो इमरान खान साहब के मुकाबिल हैं, मगर ये बताइए कि क्या जो छोटे भाईजान हैं शहबाज शरीफ साहब, जो इस मुल्क के वजीर आज़म हैं, वो भी उनकी वापसी को उतना ही पसंद करते हैं जितना पूरी नून लीग पसंद करती है, या उनका रद्द-ए-अमल मुख्तलिफ होगा? देखिए, हमारे पास खबर तो कोई नहीं है, लेकिन ये कॉमन सेंस की बात है कि नवाज शरीफ साहब आ जाएंगे तो शहबाज शरीफ साहब को कौन पूछेगा। पहले ही मौलाना फजलुर रहमान उन्हें डांट डपट करते हैं, पहले ही जरदारी साहब उनके तालिक बन के बैठे हुए हैं, पहले ही ANP की और बलूचिस्तान की पार्टियों की फरमाइशें हैं जो वो पूरी नहीं कर सकते। इसके बाद तो वो बिल्कुल ही लोग नवाज शरीफ के गिरद जमा होंगे, उनकी तो कोई हैसियत नहीं रही। ये सादा सी बात है कि वो चाहेंगे तो नहीं, लेकिन वो कर क्या सकते हैं, वो मजबूर हैं। फिर ये है कि अगर उनकी ज़मानत हो जाती है और अगर उन्हें बरी कर दिया जाता है, एक मफरूज़ा है, मेरा नहीं ख्याल ये हो सकता है, इसकी इतनी भारी कीमत होगी, इतनी भारी कीमत होगी जिसकी कोई हद ही नहीं है। तो फिर शहबाज शरीफ क्या करेंगे? अब तो वो वज़ीर आला बनने के काबिल भी नहीं रहे और अनपॉपुलर इतने हो गए, उनका इमेज ही ख़त्म हो गया। सही। तो वो तो बिल्कुल, वो हमजा बेचारे का तो बिल्कुल ही कोई हाल नहीं है। और फिर ये कि मुकदमात भुगतने होंगे, मुकदमात तो ख़त्म नहीं हो सकते। जब हालात बदलेंगे तो FIA ये तो नहीं करेगी जो अब कर रही है, अब भी वैसे कुछ नहीं कर रही है, अब भी इनके इशारा अबरू पे नहीं चल रही, न चलेगी। ज़माना बदलता है, लोगों का मिजाज भी बदल जाता है, लोगों का अंदाज़ फ़िक्र ही बदल जाता है। लोग ये सोचते हैं कल इमरान खान को आ जाना है तो हमें क्या ज़रूरत पड़ी अपनी गर्दन फंसाएं। वो देखिए ना चौधरी परवेज़ इलाही ने क्या किया, नहायत टैक्टफुली पुलिस का मोरल डाउन किए बगैर, उनका हौसला ख़राब किए बगैर लोगों को निकाल दिया। तो मुकदमात ये कायम कर रहे हैं और धमकियां ये दे रहे थे, अब उधर मुकदमात कायम होने शुरू हो गए। अब वो कह रहे हैं वज़ीर दाखिला साहब के अताउल्लाह तारड़ साहब तो 15 साल से एक मकान में रहे, 15 साल से कैसे रह रहे थे भाई? ये बात काबिल फ़हम नहीं है। हुकूमत तो इनकी 14 साल की रही है, अपने 10 साल रही है, फिर तो पंजाब में इनकी हुकूमत नहीं थी, तो वो कैसे सरकारी मकान में रहे? वो कह टूटियाँ भी ले गए हैं, पर्दे भी ले गए हैं, फर्नीचर भी ले गए। तो अब ये अगर ऐसा है, मुझे नहीं पता ऐसा है या नहीं है, अगर ले गए हैं तो ज़ाहिर है वहाँ गवाह भी मौजूद होंगे, मुलाजिम तो वही है ना, तो फिर क्या करेंगे ये? अगर ये दबाव डालेंगे, ये भूल गए तो वो भी दबाव डाल सकते हैं। सही है, ठीक है। एक दबाव था हारून साहब, ये इमरान खान साहब और उनकी पूरी जमात दे रही थी कि कबल वक्त इलेक्शन होने चाहिए, इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, मगर अब ये तासुर आ रहा है कि खान साहब ने जो स्पीच की उसके अंदर कबल वक्त इंतखाबात के हवाले से ज़्यादा जोर नहीं दिया, उसकी वजह क्या है? 2 बातें हैं, उस पर भी ज़्यादा जोर नहीं दिया, और वो जो सख्त अलकाबात इस्तेमाल करते थे जिसमें गद्दारी का पहलू निकलता था वो इस्तेमाल नहीं किए। उसकी वजह यह है कि जब कामयाबी यकीनी हो जाती नज़र आती है किसी को अपनी, तो फितरी तौर पे उसका लहजा नरम हो जाता है, और वो ज़ाहिर है ये चाहते हैं कि मुल्क इलेक्शन तक चला जाए। इलेक्शन तक जाएगा तो उनका फ़ायदा होगा। अगर बहुत शिद्दत हो गई, मैं ख़ुद उनसे ये कहना चाहता हूँ अगर मेरी कभी मुलाकात हुई कि भाई अपना लहजा नरम करें और नरम करें, और
अपना ये यकीन दिलाएं कि कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं होगी। एहतसाब तो होगा, एहतसाब तो नहीं ख़त्म हो सकता, लेकिन शफाफ एहतसाब हो, गैर जानबदाराना हो, ऐसे लोगों के ज़रिए हो जिन पर एतमाद हो, तो ये उन्हें तो यही साजगार है ना कि इलेक्शन तक चले जाएं। तलखी बहुत ज़्यादा होगी तो अंदेशा है कि कुछ कुव्वतें उनके ख़िलाफ़ बरूकार आएंगी, और ये भी अंदेशा है कि इलेक्शन मुलतवी होते चले जाएं। अच्छा, ठीक है, ठीक है। लहजे में थोड़ी नरमी हमने देखी हारून साहब, मगर अपने अंदर कुछ लचक भी खान साहब को आपको नहीं लगता पैदा करनी चाहिए? वज़ीर आज़म साहब मुल्क के जो हैं वो मिसाक मईशत की पेशकश कर रहे हैं और खान साहब ने उसका जवाब भी नहीं दिया। खान साहब ने जवाब देना पसंद नहीं किया। किसका? मिसाक मईशत के हवाले से। मिसाक मईशत तो एक अजीब गरीब फलसफा है। वो फवाद चौधरी ने तो बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, वो नहीं करने चाहिए। ये क्या फलसफा है जी मिसाक मईशत का? मिसाक जमहूरियत हो सकता है, ये तय हो सकता है कि इलेक्शन पुरअमन फिजा में हो, कैसे होंगे, EVM मशीन होगी नहीं होगी, अगर होगी तो उसका कंट्रोल ऐसे लोगों के हाथ में हो कि जिनसे किसी को अंदेशा ना हो धांधली का। ओवरसीज पाकिस्तानीज के वोटों का क्या होगा, पोलिंग को शफाफ कैसे बनाया जाएगा और तलखी का कैसे कम की जाएगी। फिर ये इन चीज़ों पे अगर कोई बात हो सकती है कि पुलिस में इस्लाहत कैसे होंगी, FBR को इतना मौसर कैसे बनाया जाए कि आधी आबादी जो टैक्स नहीं देती, आधे शहरी जो यानी टैक्स देना चाहिए जिन्हें, तो उनसे टैक्स कैसे लिया जाएगा। अदालती निज़ाम जो है वो बहुत इतना ख़राब हो गया, 130वें नंबर पर चला गया, जिसमें अब कोई सेहतमंदी के थोड़े से आसार पैदा हुए हैं, तो वो इसको कैसे बेहतर बनाया जाएगा। ज़राअत कैसे जदीद की जाएगी, बरामदात कैसे बढ़ाई जाएंगी, कारोबार के लिए अच्छे मौक़े कैसे पैदा किए जाएंगे, इन चीज़ों पे बात होनी चाहिए। प्राइवेटाइजेशन कैसे होगी, 400-500-600 अरब रुपये हमारे ज़ाया होते हैं जी। और एक कल्चर फैलता है उसका काम चोरी का, मुफ्त खोरी का और काम चोरी का। रेलवे कैसे ठीक होगी, PIA कैसे ठीक होगी या बेची जाएगी, प्राइवेटाइज कितने रेलवे के ऑपरेशन में, इन चीज़ों पे बात होनी चाहिए। और खाली वो मिसाक मईशत की बात कर रहे थे और इल्ज़ामात इस तरह लगा रहे थे जैसे किसी दुश्मन मुल्क के बारे में। वैसे वो तो PTI वाले भी यही करते हैं, वो भी कोई काम नहीं है। तो ये आप उसके लिए, अगर मेरा ये ख्याल है कि ये महज दिखाने के लिए है, कोई मिसाक नहीं चाहते। तलखी कम होगी तो होगा ना, तो तलखी बढ़ा रहे हैं और कह रहे हैं जी मिसाक मईशत होनी चाहिए। कमाल है भाई। सही है, ठीक है। तलखी भी कम होनी चाहिए और इदारों के दरमियान और सियासतदानों के दरमियान एक बेहतर रवाबत भी होनी चाहिए। हारून साहब, इमरान खान साहब के इस्टेब्लिशमेंट के साथ कैसे ताल्लुकात है इस वक्त? देखिए, कोई बहुत खुशगवार तो नहीं है, लेकिन पहले से बेहतर हो रहे हैं, मुज़ाकरात जारी हैं। देखिए, सदर अलवी ने जो पेशकश की थी, ये अपना बड़ा, चूंकि इनके पास प्रोपेगेंडा के वेपन्स हैं, सदर के पास तो नहीं है प्रोपेगेंडा के जराए, तो सदर ने जो पेशकश की थी वो कबूल करें ना। सदर आरफ अलवी के बारे में ये कहा जा सकता है कि वो निस्बतन ज़्यादा माकूलियत का मुजाहरा करेंगे, ज़्यादा धीमे आदमी हैं, ज़्यादा तहम्मुल से बात करते हैं, ज़्यादा दलील से बात करते हैं। और ईवान सदर एक ऐसा सदर का मनसब ऐसा है कि वही मौजूदा हाल में अगर कोई किसी कदर सालस का किरदार अदा कर सकता है वही कर सकते हैं। वैसे ये कितनी अजीब बात है, वो जो तकरीब की उसमें सदर को बुलाया नहीं, उससे तो हमेशा सदर खिताब किया करता है। वैसे क्यों नहीं बुलाया हारून साहब, क्यों नहीं दावत दी? नहीं, इससे तर्ज फिक्र जाहिर होता है ना। मदऊ भी नहीं किया भाई, रस्मी तकरीर करा देते, उनसे डिस्कस कर लेते। वो सदर आरफ अलवी भी कहते मेरी बात होती रहती है वज़ीर आज़म से, वो तो दरवाज़ा बंद करने वाले आदमी नहीं है, वो सख्त नहीं है इमरान खान की तरफ। सही है। एक तरफ सदर आरिफ अलवी साहब है, दूसरी तरफ परवेज इलाही साहब है। क्या परवेज इलाही साहब इस्टेब्लिशमेंट और खान साहब के दरमियान कोई रोल प्ले कर सकते हैं? अपना प्ले ही वही कर रहे हैं मतलब इस वक्त है जो उन्होंने तकरीर की उस दिन, और इससे पहले उनके दौरा बरतानिया के बारे में जो बयान उन्होंने दिया। देखिए, परवेज इलाही इस वक्त जो लोग हुकूमत या पोजीशन में मुतहर्रक हैं, वैसे चौधरी निसार अली खान बहुत अच्छे पॉलिटिशियन हैं, इनमें सबसे ज़्यादा तजर्बाकार और जहां दीदा और अच्छी कॉमन सेंस रखने वाले परवेज इलाही हैं। देखिए उन्होंने क्या काम किए। उन्होंने, अभी मुझे किसी ने बताया थोड़ी देर पहले जब मैं स्टूडियो की तरफ आ रहा था, कि फ़लाँ खातून थी, उसका ऑपरेशन हो गया, आँख का सेहत काट चुके बहाल हो गया पंजाब में। अब आप अंदाज़ा लगाएं लोगों को उसका फ़ायदा पहुँच रहा है। पेट्रोल उन्होंने बंद कर दिया सरकारी अफसरों का और दूसरे अहदेदारों का, और जो सरकारी इमारतें बेचना शुरू कर दें जिसमें जो बेमकसद थी,
40 कनाल 50 कनाल का कोई मकान है, किसी हर जगह नहीं है लेकिन बहुत सी जगहों पे है, तो उसकी तो मेंटेनेंस ही नहीं हो सकती, कंफर्टेबल ही नहीं हो सकता। वहाँ सरकारी मुलाजिम या 2 कनाल का घर हो तो बहुत बड़ा है, इससे भी छोटा भी हो तो अभी कंफर्टेबली सारी दुनिया में लोग इसी तरह रहते हैं। और इसके बाद उन्होंने कहा कि ये गाड़ियों पे प्लेटें इस तरह की नहीं लगाई जाएंगी, और कितने बेशुमार इक़दाम कर दिए। एहसास प्रोग्राम जो है वो बहाल कर दिया है, उनके पास बजट पड़ा हुआ है पूरे साल का, अभी अगस्त है, वो बहुत सी चीज़ें 11, 22 को गैर मामूली, तो वो उनका बहुत ही यानी पसंदीदा अदारा है चूँकि उन्होंने बनाया था। और शहबाज शरीफ साहब कहते थे कि ये तो बहरहाल निजी महफिलों में तो मानते थे बहुत बड़ा कारनामा है, उसको कर दिया है। पुलिस को वो बेहतर बना रहे हैं, तो ये जो साख उन्होंने अपनी बनाई है, ये बड़ा ज़बरदस्त कम्बिनेशन है इमरान खान का और चौधरी परवेज़ इलाही, इसने बड़ी तेज़ी के साथ अपनी साख बनाई है। सही। और बहुत तेज़ी के साथ फैसले किए हैं, अच्छे अफसरों को लगाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके कोई ज़्यादा पसंदीदा नहीं, वो हर एक से काम ले सकते हैं। तो जाहिर है कि वो ऑलरेडी एक पुल का काम कर रहे हैं, और ये इसी से उम्मीद पैदा होती है, वो इनसे नहीं, वो अपोजिशन से भी बात, हुकूमती इत्तेहाद से भी बात कर सकते हैं। उसमें मसलन उनके दरीना ताल्लुकात है मौलाना फजलुर रहमान से, जरदारी साहब से, जब ज़रूरत पड़ेगी तो वो बात कर लेंगे। इस वक्त तो नहीं कर रहे लेकिन वो कर लेंगे। वही इस वक्त सबसे बहुत पहले मैंने आपको याद होगा कहा था कि चौधरी बिरादरान का किरदार बहुत बढ़ गया है। इलेक्शन के फ़ौरन बाद मैंने कहना शुरू किया, इसलिए कि बाकी लोग उतने तजुर्बाकार नहीं हैं या यकरुखे हैं, सिंगल ट्रैक है। सही है, ठीक है। फैसलों के भी आपने हारून साहब बात की, इससे पहले आपने थोड़ी देर पहले कहा कि इमरान खान साहब को भी जाहिर सी बात है अपनी कामयाबी भी यकीनी नजर आ रही है, हम सब जानते हैं वो अपनी धाक बिठाने में कामयाब हो गए हैं। फिर 15 से 20 शहरों में जलसे करने की क्या जरूरत है इमरान खान साहब को, अगर मकबूलियत इनकी बहुत ज्यादा हो गई है तो? बिल्कुल सामने की बात है, वो समझ रहे हैं किसी वक्त भी इलेक्शन का ऐलान हो सकता है। देखिए, जो हुकूमती इत्तेहाद है, खासतौर पर नून लीग, मैदान एक पंजाब है ना, उन्हें तो अपने हामी कारोबारी तबके को मुतहर्रिक करना है, जिसे रायत पे रायत वो देते रहे, जिनसे टैक्स ही नहीं लेते। वो कारोबारी अंजुमनों में अब भी उनके ताल्लुकात हैं, वकला को मुतहर्रिक करना है, मीडिया में उनके बहुत लोग हैं और इस वक्त वो मीडिया को ओबलाइज करने की पोजीशन में हैं, अपना ज़रो जवाहर की बारिश कर सकते हैं। तो वो तो किसी वक्त भी, और इलेक्टेबल ज़्यादा उनकी तरफ माइल तो हैं, अगरचे अब इमरान खान की जो का बहुत ज़्यादा दबाव आ गया तो मुमकिन है अच्छे उम्मीदवार इन्हें न मिलें। बहरहाल जो स्टेटस को के हामी लोग हैं, वैसे तो पीटीआई भी कोई स्टेटस को की मुखालिफ नहीं है, लेकिन ये ज़्यादा उसके निगहबान हैं। ज़मींदार इनके साथ जाना चाहेंगे इसलिए कि देहात में बगावत फैल रही है, तो किसी वक्त भी इलेक्शन का ऐलान हो सकता है, तो वो उसके लिए तैयार हैं। फिर ये कि 9 सीटें हैं, वो अब इमरान खान साहब तो एक ऐसे मकाम पे पहुंच चुके हैं कि वो हारना अफोर्ड नहीं कर सकते। 9 में से कम 7 सीटें उन्हें जीतना होंगी, और जाहिर है कि उसके लिए दोहरा मकसद वो हासिल करना चाहते हैं। कराची में मसलन वो उसका पीपल्स पार्टी का मुकाबला करना चाहते हैं, सिंध में मेरा ख्याल है दरून सिंध भी जाएंगे वो, और इतने बहुत से शहरों, और वो इस पोजीशन में वो कर सकते हैं। अब पहली दफ़ा वो तंजीम पे भी तवज्जो दे रहे हैं, टाइगर फोर्स बना रहे हैं। अब उन्हें एहसास हो गया है कि भाई अगर धांधली करने की कोई कोशिश करे तो उसे रोकने का एक ही तरीका है कि आपके लोग पोलिंग स्टेशनों पे जमा हो। वो तो आसान मरला था निस्बतन 17 जुलाई का, अगर इतना आसान भी नहीं था, इसलिए कि 20 से ना हल्के। अब तो अगर जनरल इलेक्शन होता है तो उन्हें बहुत बड़ी अफरादी कुव्वत की ज़रूरत होगी, और उसे मोटिवेट रखना होगा और तरबियत भी देनी होगी, जिसका काम अभी शुरू नहीं हुआ। सही है, ठीक है। पीपल्स पार्टी और सिंध की आप बात कर रहे हैं, वज़ीर आला सिंध ये बात करते हैं कि इमरान खान साहब खुद गुलाम है, ना वो गुलाम है और ना उनके रहनुमा गुलाम है, असल गुलाम इमरान खान साहब हैं। मुराद अली शाह को आपको पता क्या कहा जाता है कराची में पीपल्स पार्टी के हल्के में, कि ये अकाउंटेंट है जरदारी ख़ानदान का। आप देखें ये बैरून मुल्क जाते हैं, वज़ीर आला का क्या, वज़ीर आला को फॉरेन मिनिस्टर होता है, वो बाहर क्यों जाते हैं? वहाँ जायदादें हैं जरदारी साहब की, बरतानिया में, अमेरिका में और जगहों पे, उसका हिसाब किताब वो रखते हैं और हमेशा रखते थे। तो उस बेचारे की हैसियत है। अच्छा, अकाउंटेंट से याद आया, बेचारा साया है, एक साया। हारून साहब, अकाउंटेंट से याद आया, वो 75 रुपए का यादगारी नोट भी जारी हुआ है, इसका क्रेडिट किसको जाता है? उस पे दस्तखत किसके हैं वो देख ले, उस पे रजा बाकर साहब के दस्तखत हैं। इसका मतलब यह है कि उसका डिज़ाइन वगैरह बन चुका था पीटीआई के दौर। अच्छा, और जो कौमी तराने की नई धुन है उसके बारे में क्या ख्याल है आपका?
वो तो मसला ये एक दिन में थोड़ी होता है, सैकड़ों आदमी को जमा करना। ये कौमी तराने की जब धुन बन रही थी 51 में मेरा ख्याल है, हाँ 51 में मेरा ख्याल बना, तो वो सारे मौसीकार नाकाम हो गए और शायर को खुद बनानी पड़ी। तो ये कोई आसान काम थोड़ी होता है, तो उसके लिए ज़ाहिर है बहुत तैयारी करनी पड़ती है, महीनों उस पर काम होता है। चीज़ें को इतने जब लोग हों तो उनके दरमियान कोऑर्डिनेशन ही प्रॉब्लम है, उन्हें एक जगह जमा करना ही प्रॉब्लम है, फिर लंबे बहस मुबाहिसे होते हैं, फिर मौसीकी के असरार और रमूज बहुत हैं, हर कोई तो नहीं कर सकता। तो उसी दौर में हुआ है। सही, ठीक है। इन्होंने भी आके उसको मुकम्मल किया, बहरहाल दोनों को क्रेडिट उसका देना चाहिए, इन्होंने उसको मुकम्मल किया, अच्छा किया। ठीक है, चलिए अभी ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे। कुछ भी सियासी सवालात हैं जिनके ऊपर हम सबका तजिया, मगर इसके साथ साथ भारतीय तैयारों की अचानक से पाकिस्तान के अंदर इतना ज़्यादा आना और अफगानिस्तान की सूरत हाल, इस पर बात होगी। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। अब कुछ आलमी कैनवस की तरफ चलते हैं। अरुण साहब, पहला मामला है भारतीय तैयारे का। क्या वजह है कि पाकिस्तान के अंदर 2 महीनों में 6ठी मरतबा तैयारा भारत से कराची आया है? भाई हमारी समझ में तो नहीं आता। सिविल एविएशन के तर्जमान का कहना है ये चार्टर्ड तैयारा था, हैदराबाद दक्कन से आया। क्यों आया इसकी बहुत ज़्यादा वजाहत नहीं है, 12 आदमियों को लेकर चला गया, क्यों चला गया। लेकिन फ़र्ज़ कीजिए इसको हम दुरुस्त भी मान लेते हैं कि चार्टर्ड तैयारा था, पहले से इजाज़त थी, बाज़ औक़ात आते भी हैं तैयारे। लेकिन वो 4-5 तैयारे क्यों उतरे, वो अचानक इतने तैयारे कैसे ख़राब हो गए, ये मुस्तक़बिल ही बताएगा। तारीख़ अपने सीने में कोई राज छुपा कर तो नहीं रखती। सही है, ठीक है। एक ये तासुर दिया जा रहा है जो सिविल एविएशन दे रही है अरुण साहब, वो ये कह रहे हैं। मैं एक बात आपको बताऊं, जी जी, बिटवीन 89 to 92 2 लाख इंडियन कराची में आके आबाद हुए, उनमें मुसलमान ज़्यादा थे। ये हो सकता है कि वो माइग्रेशन हो और किसी ने रास्ता उनको दिखाया, इसलिए कि मुसलमानों के लिए भारत की सरजमीन तंग तो हमेशा रही है, मुसीबत में ही रहे हमेशा। दुबई का वो टिकट ख़रीदते थे, यहाँ चंद दिन का स्टे लेते थे, फिर जाता कोई नहीं था। वो मेजर आमिर साहब ने 91-92 में कहीं दरियाफ्त किया, फिर कार्रवाई की तो रोका। कितने लोग रा के एजेंट उसमें आ गए होंगे। आप इस तरह की चीज़ों की इजाज़त नहीं दे सकते, ठीक है। और इसकी बिल्कुल इसकी वजाहत होनी चाहिए, पूरी तरह इस मामले को शफाफ होना चाहिए, आला तरीन सतह पे बताया जाना चाहिए। सिविल एविएशन के तर्जमान की बात सही भी हो तो लेकिन तासुर ख़राब रहेगा। मुमकिन है दुरुस्त कह रहे हो, लेकिन वो लोग एतबार करने के लिए तैयार नहीं है। हालात ऐसे, सूरत हाल ऐसी है। सही है, ठीक है। चलिए अब अफगानिस्तान की तरफ अरुण साहब गुफ्तगू को लेकर चलते हैं। 1 साल मुकम्मल हो गया तालिबान को इक़्तिदार में आए हुए। क्या आप समझते हैं कि इक़्तिदार हासिल करने के साथ साथ गिरफ्त भी कायम हो गई है उनकी? देखिए, खुश तो नहीं है, हज़ारा खुश नहीं हैं, शमाल के लोग खुश नहीं हैं, और नेशनल क्या रेजिस्टेंस फ्रंट बना हुआ है। अभी पंजशेर वैली पे कोई बड़ी बगावत तो नहीं है, लेकिन 6000 आदमी बख्तरबंद गाड़ियों में भेजे हैं, 6000 जंगजू। और वो चूँकि उन्हें इस वक्त अभी खौफ की फ़िज़ा है, डरे हुए हैं वो, तो कोई, लेकिन वो अगर उन्हें बाहर से कहीं से मदद भी नहीं मिल रही, और ख़ातीन खुश नहीं हैं, इसलिए कि तालीम, बहरहाल ये 20-25 बरसों में वहाँ एक नया तबका पैदा हुआ है, और वो ख़ातीन काम करना चाहती हैं, और इस्लाम ने रोका तो नहीं है ख़ातीन को काम करने से। मदीना मनव्वरा में ख़ातीन काम करती थी। मदीना मनव्वरा में कोई शटल का बुर्का का कोई वजूद नहीं था, चादर ओढ़ती थी लोगें, और पल्लू अपना, कुरान मजीद में भी है, अपना पल्लू नीचे कर लो और चादरें ओढ़ो। ये नहीं है। देखिए, एक इंतहा ये है कि सिरे से मादर पिदर आज़ादी है, जो वो मेरा जिस्म और मेरी मर्ज़ी, और मैं जो खाऊँ और जो चाहूँ पहनूँ और जो चाहूँ करूँ, ये नहीं है। एक इस्लामी माशरा इसकी इजाज़त नहीं दे सकता, और अगर देता है तो उससे ख़राबी पैदा होती है, उससे बेहतरी नहीं आती, तरह तरह के माशरती अमराज पैदा होते हैं। लेकिन ये कहाँ लिखा हुआ है, शटल काक बुर्का कहाँ है इस्लाम में? और ये कारोबार रसूलुल्लाह उम्महातुल मोमिनीन में से एक आध के बारे में तफसील मिलती है कि वो काम करती थी, उससे आमदन होती थी, गरीबों पे खर्च करती थी। तो कारोबार से कब रोका है? जनाब खदीजतुल कुबरा जो हैं वो कारोबार करती थी। उसी वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यानी रब्ता हुआ, किसी के तबस्सुत से हुआ तो इसलिए कि वो सादक और अमीन थे, लेकिन ये है कि वो कारोबार के लिए रब्ता हुआ ना जी। तो वो अपना वज़ारत तालीम के सामने जो मुज़ाहरा किया ख़ातीन ने कि हमें अपना आज़ादी दो और काम करने दो, तो काम करने क्यों नहीं देते और तालीमी अदारे क्यों नहीं खोलते?
तो ये तो मसला मुस्तकिल रहेगा। आपकी आधी आबादी जो है वो बेचैन है और काम की आपको ज़रूरत भी है, आपको हुनरमंद हाथों की ज़रूरत है, लोग चले गए। और ये जो लोग जो हैं जो जंगजू हैं, मसला ये है कि असल में उन्होंने ये कदामत पसंदी को इतना फ़रोग़ दिया है और जंगजू इतने मौसर हो गए हैं कि उतने नीचे के रैंक्स के लोग मानते नहीं हैं। ठीक, अब आप ऐसा माहौल पैदा कर लेते हैं कि चीज़ें आपके हाथ से निकल जाती हैं। सही है, ठीक है। एक तो तालीम का मामला है, ख़वातीन के काम के तालीम का मसला है। दूसरा अरुण साहब ये भी एलिगेशन आती है कि दाइश और जो TTP है उसके खिलाफ भी कार्रवाई नहीं की जा रही। नहीं कर सकते ना कार्रवाई, उनके साथ मिलकर लड़ते जो रहे हैं वो कार्रवाई कैसे करें? यानी पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में क्या रुकावट है? पाकिस्तान हज़ारों हुनरमंद आदमियों ने फराम कर सकता है, तमाम सिस्टम्स उनके बहाल हो सकते हैं, एग्रीकल्चर उनकी बहाल हो सकती है, इंडस्ट्रीज। हमारे पास हुनरमंद लोग बहरहाल अफगानिस्तान से तो बहुत ज़्यादा हैं और उन्हें बहुत से हुनरमंदों को जॉब्स की भी ज़रूरत है। ये TTP की वजह से ना कि जी वो हम इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं कर सकते। भाई आपको करनी पड़ेगी, आज नहीं कल, कल नहीं तो परसों। जिन लोगों ने बेगुनाह लोगों को कत्ल किया और अब भी ऐसा करने पर तुले हुए हैं, इसी तरह दाइश को दुनिया कैसे कबूल कर सकती है? चीनी, ईरानी, रूसी कोई भी नहीं कर सकता। अमरीकी उन्हें अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, इंडियन इस्तेमाल करने की कोशिश कर, इंडिया ने तो सफारती हमला भी भेज दिया। इस खला को आलम इस्लाम को तो परवाह नहीं है, मुसलमान हुक्मरान सोए पड़े हैं कि भाई उनसे भी शरात बनवाएं जो ज़रूरी और लाजमी हैं, जो खुद उनके मफाद में है, दुनिया को भी कायल करें। और वहाँ एक मुस्तहकम हुकूमत में आधी आबादी भूखी है और अगले साल गंदम का बहरान पैदा होने वाला है। पाकिस्तान स्मगलिंग रोकने की कोशिश करेगा, पाकिस्तान का अपना मसला है। तो कुछ उन्हें लचक पैदा करनी होगी, कुछ आलम इस्लाम को उनकी मदद करनी चाहिए, कोई वर्किंग ग्रुप बनाना चाहिए, दूसरे मुल्कों से, यूरोपीय यूनियन से, अमेरिका से बात करनी चाहिए। अगर यही सूरत हाल रहेगी तो पूरा खित्ता गैर मुस्तहकम रहेगा। ठीक है। अभी अगले साल भी गंदम का बहरान होगा। पिछला मौसम सरमा भी हमने देखा कि अरुण साहब कितना क्राइसिस था अफगानिस्तान में। अभी भी चंद महीनों के बाद मौसम सरमा आमद है, तो वहां पर अफगानिस्तान में क्या खुराक का बंदोबस्त हो गया? अब कोई बंदोबस्त नहीं। वो $3.5 बिलियन की नेगोशिएशन तो हो रही है अमेरिका से कि उन्हें खाने के लिए दे देंगे और दवाओं के लिए और बच्चों के लिए, लेकिन ज़ाहिर है उन्हें शरात तस्लीम करनी होंगी। अब ऐसा माहौल उन्होंने पैदा कर लिया है कि हुकूमत उन्हें मिल गई और कोई ख़तरा भी नहीं है उस हुकूमत को, इसलिए कि फ़िलहाल तो किसी तरह की मज़ाहमत नहीं होगी। लेकिन बेलचक रवैये का नतीजा अच्छा तो नहीं होता ना। हुकूमत माँ की तरह होती है, वो अपने बच्चों में इम्तियाज़ नहीं कर सकती। सही है। हारून साहब चंद सेकंड्स हैं, एक बड़ा अहम सवाल ये भी है, ये जो ख्वाजा खेला बेसवात की तरफ एहतजाज किया है मुजाहिरीन ने, एहतजाज की वजह क्या है और मुजाहिरीन के ऊपर पर्चे क्यों दर्ज हो गए वहाँ पे? एहतजाज की वजह यह है कि लोगों ने बड़े तकलीफ दे अय्याम देखे हैं, 1 दिन 2 दिन नहीं, चंद महीने नहीं, कई बरस वहाँ तालिबान की हुकूमत रही, औरतों की ज़बरदस्ती शादियाँ करते रहे, दुकानदारों के साथ जो चाहते सलूक करते रहे, ताजरों से गुंडा टैक्स लेते रहे, लोगों को अगवा करते रहे, भत्ता लेते रहे, अपना कोई महफूज नहीं था, मकान गिरा दिए, एक मनमानी थी। कोई पढ़े लिखे समझदार लोग थोड़ी थे, कोई सिस्टम तो नहीं था। और मुत्तहिदा मजलिस अमल ने उन्हें ऐसा करने की इजाज़त दी। लोग उस दौर का तसव्वुर करते हैं तो वो कांप उठते हैं उसके तसव्वुर ही से, चलिए उसके ख्याल ही से खौफजदा हो जाते हैं। तो जाहिर है वो संदेशे की जब उनके लोग देखे गए, अब हुकूमत कहती है कि भाई वो तो चंद लोग हैं और पहाड़ों पे हैं। भाई पहाड़ों पे भी क्यों हैं, चंद लोग हैं। अगर आपने उस वक्त इनको निमटा दिया था 90 दिन के अंदर, तो क्यों नहीं निमटा सकते? चलिए बहुत शुक्रिया। मसले से काम नहीं लिया जा सकता, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। बेहद इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।